टीवी पे गाना चाहते हो? तो उसने बोला हाँ। तो जब हमने उसको दिखाया वो जब बना, तो वो उसको टच कर करके देख रहा है, और मतलब उसके जो क्या एक्सप्रेशन बात। थे, उसके जो फीलिंग थी ना, मतलब मेरे को इतना खुशी हो रही थी कि मम्मी को रुलाया, छोटी सी बच्ची को रुलाया, और न जाने अपने मोहल्ले की कितनी सारी आंटियों से बातें सुनी। ये हैं हमारे मनमौजी, जिन्होंने क्रिकेट तो छोड़ा, आज तक बल्ले को हाथ नहीं लगाया, बस इसलिए क्योंकि किसी एक बच्ची को चोट लग गई और वहाँ पे उसको बहुत डांट सुनने को मिली। और वो एक ऐसा मौका था, एक ऐसा मनमौजी की ज़िंदगी में वक्त था जब कहते ना कि कोई तो कुछ तो एक वजह होती है आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की। और वहाँ से मनमौजी ने एक नया करियर शुरू किया। तब तो शायद करियर नहीं था, और लेकिन हाँ, आज ज़रूर है। और वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को नहीं, आज वो बहुत सारे बच्चों को भी सिखा रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। और ये है स्ट्रीट आर्ट। सो आइए मनमौजी से ही पूछते हैं कि कैसी रही उनकी जर्नी, किस तरीके से उन्होंने शुरू किया, और कैसा लग रहा है बीइंग अ चेंज मेकर। नमस्ते मनमौजी, बताइए अपनी कहानी। मेरा नाम मनमौजी है, और मैं नांगलोई में प्रेम नगर में रहता हूँ, और मैं एक म्यूरलिस्ट हूँ, स्ट्रीट आर्ट करता हूँ। और कैसे शुरू हुआ ये स्ट्रीट आर्ट की जर्नी? हाँ, ये एक कहानी है, मतलब बचपन की कि मतलब मैं स्टार्ट कर रहा था जब मेरे को ना क्रिकेटर बनना था, और मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। तो ऐसा गली क्रिकेट और ये सब पूरा दिन दोस्तों के साथ यही करना। और तो एक दिन ऐसे ही गली में कुछ हादसा हो गया मेरे साथ कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, और बॉल किसी बच्ची को लग गई मेरे से। तो वहाँ पर थोड़ा मेरी गली की आंटियाँ थी, उन्होंने थोड़ा उसको ज़्यादा बड़ा इशू बना दिया, और बोलने लगी कि मतलब मेरी बच्ची का हाथ टूट जाता। मतलब वैसे तो बहुत फ़नी है, आज मैं सोचता हूँ कि एक छोटी सी बॉल से किसी का हाथ कैसे टूट सकता है, बट उन लोगों को वो लोग पसंद नहीं करते थे कि हम लोग खेलें और ऐसा कुछ करें। तो जिसकी वजह से मेरी मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई, रोने लग गई कि तू क्रिकेट खेलता है, तेरी वजह से मेरे को बातें सुनने को मिलती हैं। तो उस दिन मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, और फिर एज एन टाइम पास मैं गया था आर्ट सीखने के लिए। नेशनल बाल भवन की कोई ब्रांच है जो नांगलोई में है, मेरे स्कूल के जस्ट बगल में है। मेरा स्कूल नांगलोई में ही है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पर जाने से पहले मतलब मेरे गली के ही कुछ बच्चे वहाँ जाते थे आर्ट सीखने के लिए, और घर की थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ट्यूशन नहीं जा पाता था, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो खाली बैठा रहता था। तो उन्होंने बोला कि मैं आर्ट सीखने जाता हूँ। तो मैंने बोला मुझे भी बताओ। फिर दिमाग में आया कि यार फ़ीस कितनी होगी, फ़ीस तो हम पढ़ाई की नहीं दे पा रहे, और इसकी कैसे देंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि साल का 2 रुपये लगता है। तो मैं काफ़ी खुश हो गया, मैंने कहा साल के 2 रुपये तो मैं कर ही सकता हूँ कैसे भी। तो मैं गया वहाँ पर सीखने के लिए, और जब वहाँ सीखने के लिए गया देखा तो वहाँ बहुत बच्चे आते थे सीखने के लिए, और सब लोग आर्ट करते थे, पर मैं एज एन टाइम पास ही जाता था, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था। क्योंकि और दिल तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में लगा हुआ था। हाँ, सही है। हाँ, तो मतलब स्कूल में भी मैं काफ़ी मार खाता था अच्छा। ड्राइंग के चक्कर में कि ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, और टीचर मारती थी कि ड्राइंग नहीं बनाता ये। तो मतलब मैं वहाँ पे भी जाके कुछ सीखता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही मतलब सब लोग बच्चे पेंट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक रूम होता था। तो उस रूम में सब लोग आर्ट करते थे, जो सीनियर्स थे जो बहुत पहले से कर रहे थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कोशिश किया कि मैं जाके अंदर देखूं कि क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला यहाँ पर तुम नहीं आ सकते, जिसको आर्ट आती है वही अंदर आता है। ओके। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने कहा मुझे बस देखना है। तो उन्होंने बोला नहीं, बाहर जा। तो मैं बाहर चला गया, और फिर उसके बाद मैं बैठा रहा। फिर मैंने सोचा यार अब मुझे ना इस रूम में जाना है, ओके। अब मैं इस रूम में जाऊँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, अब मैं आर्ट सीखूँगा। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया कि अब मैं आर्ट करता हूँ, मतलब कम से कम इस रूम में तो जाऊँगा और देखूँगा पेंटिंग्स कैसे बनती हैं और ये सब। तो मैंने स्टार्ट किया आर्ट करना, थोड़ा थोड़ा स्केचिंग करने लगा, और
ड्राइंग करके भर के। तो हमारी मैम थी वहाँ पर, रंगमा नाम था उनका, जिन्होंने मेरे गुरुजी को सिखाया था, जिनसे मैंने सीखा है। तो वो चलाती थी वो जगह को, और उन्होंने बच्चों के लिए ही एक छोटी कॉलोनी से आर्टिस्ट बनाने के लिए, लोगों का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। कि वो अपनी जितनी ज़िंदगी है वो इन बच्चों के साथ ही निकाल देंगी। और तो उनको पैरालाइज भी था, तो एक बॉडी उनकी आधी काम नहीं करती थी। तो मैं उनसे ही पहले सीखता था। तो फिर एक दिन जो मेरे गुरुजी थे, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह भुरंडा, भूपी नाम से लोग उनको जानते हैं। तो एक बार वो आए, मतलब मेन जो मेरा जो था कि मेरे को अब आर्ट सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है। तो एक तो उस कमरे में जाना है। हाँ, उस कमरे में जाना है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने कलर्स उठाए उस दिन कि आज मैं कुछ बनाऊंगा। और उसके बाद जब मेरे एक बार गुरुजी आए, पहली बार मैं उनको पहली बार देखा था। तो वो आए, वो कभी कभी आते थे वहाँ पर सिखाने के लिए, वो भी वहीं से सीखे हुए थे। तो उन्होंने आकर वो बैठे, तो अब जैसे ही वो आए सारे लोग ऐसा, भूपी भैया आ गए, भूपी भैया आ गए, भूपी भैया आ गए। और मैं देख रहा हूँ एक बंदा ऐसा लॉन्ग बूट्स पहन रखे हैं, यहाँ पर छेद करा रखा है, इधर बाली वाली पहनी हुई है। तो मैंने बोला ये तो बंदा एकदम अलग दिख रहा है भाई, कौन है ये? पूरा स्वैग है। हाँ, पूरा स्वैग है, और लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं एज ए सेलिब्रिटी, जैसे कोई। तो मैं देख के बड़ा वो हुआ कि यार क्या है ऐसा। तो जब वो आए, वो बैठे, तो सब लोग उनको स्केचिंग दिखाते थे अपनी, जब वो कभी कभी आते थे। वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। तो जब वो स्केचिंग करने लगे तो लोग उनसे पूछने लग गए कि भैया मेरे को बंदर बनाना सिखा दो, कोई कुछ बोल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि वो इंसान बैठा हुआ है और वो ना बिना देखे कुछ भी बना दे रहा है। तो जो कोई पूछ रहा है वो बना दे रहा है। तो मेरे को, मैं बड़ा वो हुआ कि यार ये तो अलग ही टैलेंट है, कि ये तो कुछ देख भी नहीं रहे और सब कुछ बना दे रहे हैं। देख रहे हैं नहीं, मतलब फिजिकल आइज से नहीं, बट हाँ, कहते हैं ना मन की आंखें। हाँ, वो जो दिमाग में चल रहा है वो स्केच हो रहा है। हाँ, तो वो सब कुछ बनाया जा रहा है। और मैंने बोला यार ये तो, अब मैं भी बोलने लग गया भैया भैया करके। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत बच्चे होते थे। तो ऐसे ही फिर वो चले गए। तो मेरे को लगा यार ये तो मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने लायक। फिर मेरे भी पीछे लोग घूमेंगे अगर मैं कभी पेंट ऐसा करूँगा। तो मैंने कहा कि यार मेरे को भी मेरे को भैया से बात करनी है। तो वहाँ जो सीनियर थे उसमें एक चंदन नाम का लड़का था, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। स्टार्टिंग उसी ने बताया कि कैसे करते हैं, क्योंकि भैया तो कम आते थे। तो उन्होंने बोला देख भूपी भैया को अगर तेरे को मिलना है तो तेरे को स्केचिंग करनी पड़ेगी और लाइव स्केचेस करने पड़ेंगे। तो वो उन लोगों से ज़्यादा बात करते हैं जो लोग पेंटिंग और अच्छी स्केचिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उस दिन से मैंने लाइव स्केचिंग स्टेशंस पे जाके स्केचिंग शुरू करी। तो पहली बार फिर भैया जब दोबारा आए तो मैं गया उनके पास स्केचेस लेके। बहुत उस टाइम पे तो इतना अच्छा नहीं बनाता था मैं, बिल्कुल ऐसा बहुत ही नॉर्मल ऐसे बना के बस मैं लेके गया कि मैंने मेहनत करी थी। तो मैं लेके गया, वो आए, फिर उन्होंने बोला तू तो पहली बार दिख रहा है। मैंने कहा भैया मैं अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने। तो उन्होंने बोला तू अभी से स्केचिंग करने लग गया? तो मैंने कहा हाँ, मेरे को भैया ने बताया, चंदन भैया ने। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो मैंने फिर उनको दिखाया। तो उनकी आदत है कि वो इतना मोटिवेट कर देंगे ना आपको कि ऐसा लगेगा हमसे अच्छा आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। वेरी गुड। तो उन्होंने मतलब मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया कि तू तो बहुत अच्छा कर रहा है और तू कर सकता है। जब उन्होंने इतना बोल दिया तो उसके बाद तो मतलब मेरे को लगा अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस चीज़ में। तो फिर मैंने ऐसे करके धीरे धीरे स्टार्ट किया। किस साल की बात है? ये होगी 2018 या ऐसा। अच्छा। तो 2018 नहीं, 2014 या 15 की बात होगी। ओके। तो फिर मैंने स्टार्ट किया स्केचिंग्स करनी। तो मैं एक एक दिन, हम लोग मतलब मैं स्कूल में तो जाता नहीं था क्योंकि मेरे बुक्स नहीं होती थी। तो मेरे को खड़ा कर देती थी मैडम पूरे दिन। और मैं घर पे बोल नहीं सकता बुक्स दिला दो, क्योंकि मुझे घर की हालतें पता थी क्या है। तो मैं स्कूल ही नहीं जाता था। मैं स्कूल बंक करके और स्केचिंग करने चला जाता था। सुबह जाता था 5 बजे 6 बजे, और रात को 7-8 बजे आता था स्टेशंस पे जाके। तो इतनी स्केचिंग करने लगे थे कि आसपास के जो खाना वाना बेचने वाले लोग, छोले कुलचे सब बेचने वाले, वो जानने लगे थे। तो वो हमें खाना भी खिला देते थे दिन का। कि आप खा लो, आप आर्टिस्ट हो, ये हो। तो मतलब ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था। मतलब ड्राइंग स्टार्ट किया था, स्ट्रीट आर्ट मैंने बाद में स्टार्ट किया। ड्राइंग पेंटिंग्स मैंने ऐसे करके स्टार्ट करी थी। सो ये जब आपने शुरू किया ये ड्राइंग एंड अपने भूपी भैया से सारा कुछ सीखने के बाद, तो उस वक्त पेरेंट्स को समहाउ जब तक पता नहीं था तब तक तो ठीक है, जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था?
फैमिली का रिएक्शन ये था कि इतनी प्रॉब्लम्स थी ना ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी। मतलब मैंने बहुत कुछ फेस किया है, मतलब अपने क्या क्या आर्ट, कुछ जैसे बताओ। कि मैंने अपने आर्ट मटेरियल के लिए, मैं 10th में था तो अब फीस तो वहाँ कम लगती है, बट अपने लिए प्रैक्टिस के लिए पेपर्स, पेंसिल्स लेना और ये सब रेंट निकालना, आने जाने का, स्केचिंग करने का, तो वैसे तो मैं फ्री में चला जाता था ट्रेन में बिना टिकट के, कि पकड़ लेंगे तो क्या होगा, मैं बोल दूंगा मेरे पास पैसे नहीं है। बट कहीं और जाना होता था तो पैसे नहीं होते थे, तो उसके लिए फिर मैंने 10th में एक बार जॉब करी। अच्छा। सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, तो कुछ तो आता नहीं था। तो मेरे घर के पास ना बहुत सारे टिम्बर्स मार्केट है पूरी, तो मैं वहाँ गया और मैंने बोला कि मुझे ना जॉब पे रख लो, अच्छा। और मुझे जो भी आप पैसे देंगे मैं ले लूँगा, मुझे जॉब करना है। तो उन्होंने बोल देखा पहले कि छोटा है, तो 2-3 जगह से तो मुझे भगा दिया कि तुम्हें नहीं रख सकते अभी, तुम अंडर एज हो। अंडर एज। तो एक जगह मेरे को उन्होंने बोला चलो ठीक है कर लोगे ना, मैंने बोला हाँ। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ कटते थे, अच्छा। तो उनको धक्का मारना होता था। तो मैं एक दिन गया और मैं एक दिन किया, और एक दिन करने के बाद मैं बीमार हो गया, क्योंकि उतनी मेहनत मैंने पहली बार करी, और उसका लकड़ी का जो डस्ट होता है उसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया। फिर मैंने बोला अब ये नहीं करूँगा, कुछ और ढूंढता हूँ। तो 2-4 दिन बाद फिर मतलब मैंने, गिव अप नहीं किया तब हाँ, भी, गिव अप मतलब नहीं काम किया। करना था क्योंकि पैसा चाहिए थे। पैसा चाहिए क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस के लिए मटेरियल खरीदना है। तो फिर मैंने एक बार और ज्वाइन किया एक जगह और, तो उसमें थोड़ा नॉर्मल काम था, बट था तो गुड गई। तो मैंने 3-4 दिन काम किया। अब 3-4 दिन काम मेरे को, मतलब 3-4 दिन काम करने के बाद ना एक दिन उनका मालिक आ गया अचानक, और उन्होंने मेरे को काम करते हुए देख लिया। तो उन्होंने पूरे फैक्ट्री को सुनाया कि तुमने इतने छोटे बच्चों को रखा है, हमारी ये बंद हो जाएगी। तो मुझे भगा दिया। तो जब मुझे भगाया तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, मतलब 100-200 रुपये, कि तेरा 2-4 दिन जो तुमने किया ये पैसे लो, और आज के बाद मत आना। मैंने कहा ठीक है। मैं खुश हो गया कि 200 रुपये तो आया। मैं गया भागता हुआ दरियागंज अगले दिन, और दरियागंज से पेपर खरीद के लाया। फिर वो ख़त्म हो गए कुछ टाइम बाद। फिर मैंने दोबारा सोचा कि अब क्या करूं, क्योंकि मेरी एज ही नहीं है, मैं मेहनत करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं सकता, पैसे ला नहीं सकता। तो फिर मैंने, और ये सब मैं मम्मी पापा को नहीं बताता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको ऐसा लगता था ये बस घूम रहा है और ये ऐसा ही है। तो पेरेंट्स को पता चल गया था तब तक कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा, वो उनको पता नहीं है, वो आज तक नहीं पता है। शायद अब इस पॉडकास्ट के बाद पता लग जाएगा पर उनको आज तक नहीं पता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि हर किसी के माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे मतलब ऐसे पढ़ नहीं पा रहे 10th हैं। पास आउट किया? हाँ, मैंने 10th पास किया, मैंने 12th बिना भी किया। स्कूल गए 10th किया और हाँ, 12th मतलब भी मैं किया? 12th किया मैंने। जब मैं फिर मैंने एक चप्पल फैक्ट्री में काम किया, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसे मिले, 2000 रुपये मिले महीने के। अच्छा। तो वो 2000 आने के बाद तो मतलब मेरे को लग रहा था अब मैं बिल्कुल अमीर हो गया हूँ, और ऐसा घर पे अपनी बहनों के लिए चीज़ लेके गया, चॉकलेट से वो, और पेपर्स खरीदे, बहुत कुछ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसकी स्कूल को स्विच कर दिया वहाँ से, जो मतलब 12 बजे का था, तो मैं पश्चिम बिहार चला गया पढ़ने के लिए। अच्छा। और वहाँ पर जाकर मैंने बोला मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तब तक मैं सीख गया था बहुत, मतलब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था। तो मेरे को फर्स्ट, मतलब पहले कंपटीशन में मेरे को जो पहला प्राइज़ मिला था वो राजीव गांधी अवार्ड मिला था मुझे। ओके। तो मतलब ऐसे मैंने कई अवार्ड्स और मेडल्स जीते हुए थे उस बीच में, मतलब जब मैं कर रहा था। तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला नहीं हम, और हमारा स्कूल इतना बदनाम था कि उसका नाम लेते ही लोग बोलते ओहो इस स्कूल से हो आप। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने बोला कि मेरे को इस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला नांगले स्कूल से आया हूँ। कह रहे अरे नहीं नहीं नहीं, आपका एडमिशन नहीं होगा, आप अपने स्कूल में जाइए। तो फिर अगले दिन मैं अपने ना अवार्ड्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेके गया उनके पास कि मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ, मेरे को ना ड्राइंग सीखनी है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं सुबह से जब मैं उठता हूँ उतनी देर में मेरे स्कूल का टाइम हो जाता है, और फिर पूरा दिन स्कूल में जाता है, रात को मैं स्केचिंग कर नहीं सकता। तो इसलिए मेरे को सुबह का मॉर्निंग का शिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने जब अवार्ड देखे तो उनको लगा बच्चा है, मतलब कुछ करता है, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। तो 12th मैंने वहाँ से करी थी। तो वो स्कूल में मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया मैम ने और टीचर्स ने, कि ये बंदा पेंटिंग करता है तो इसका दिमाग उसी में रहता है, तो चलो इसको पास कर दिया। ओके। तो मेरे को 11th में तो निकाल दिया, अच्छा। पास कर दिया, लेकिन 12th में तो बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें तो तुम क्या ही कर सकते हो। उसमें मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं था, मतलब ऐसा कि मेरे को अपने सब्जेक्ट्स भी नहीं पता थे कि मैं क्या ही मैंने लिया क्या है सब्जेक्ट्स। तो ऐसा, पर मैं फिर भी पास हो गया, पता नहीं कैसे, मैंने क्या किया वहाँ जाके एग्ज़ाम में,
कुछ भी लिख के आ जाता था जो मेरे मन में आता था, और पीछे पेपर पे स्केचिंग कर दिया जितना बचा हुआ है, उसी क्लास की पूरी ड्राइंग बना के आ जाता था। तो पता नहीं मैं कैसे मैंने 12th किया, पर मैं 12th में पास हो गया। काफ़ी खुश था मैं। नंबर बहुत कम आए थे, 33% आए थे। जस्ट पास। सिर्फ पास ही हुआ था मैं। करेक्ट। पर मैंने उसमें भी पार्टी दी थी अपने दोस्तों को कि मैं पास हो गया। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं गया था, मुझे लगा फेल ही होना है, कुछ तो करके आया नहीं हूँ। पर मैं पास हुआ। तो घर में क्या था, एक वक्त ऐसा आ गया था कि उन्होंने मेरे को बोला, जब उन्हें पता लगा ये आर्ट सीख रहे, तो उन्होंने बोला रोज़ जाता है, ना कोई पैसे लेके आता है, ना कुछ करता है, सिर्फ मेहनत करे जा रहा है, ये पेपर काले किए जा रहा है। तो एक दिन मेरी मम्मी ने गुस्से में बोला कि तू घर में पापा के साथ जॉब पे जा, ये सारे कलर वलर फेंक दे, इससे कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि मतलब उनकी भी गलती नहीं है कि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं और जो उन्होंने देखा है, तो उसमें सिर्फ ऐसा मुझे मतलब अभी भी ऐसा फील होता है कि लोगों को सिर्फ यही लगता है कि पढ़ाई करोगे तो ही कुछ बनोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है। तो उस टाइम पे भी यही था, मेरी मम्मी बोल रही पढ़ाई तो की नहीं तूने। अब वो ये नहीं सोच रहे कि हम नहीं करा पा रहे थे, उनको ये लग रहा है हम कहीं से भी कराएंगे लेकिन करा देते, तू नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला तू ये छोड़ और ये सब आर्ट वार्ट छोड़, और मैं तेरे को जॉब पे लगाती हूँ बाबा, कुछ तो पैसे आएंगे, घर पे हेल्प होगी। तो मैंने ऐसा पूरा कलर वलर मेरी मम्मी ने फिकवा दिए, मेरे पेपर सब फिकवा दिए। मैं भी गुस्से में जाके फेंक के आ गया। फिर छत पे जाके रो रहा था, रोते रोते ना मेरे दिमाग में, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उस टाइम अपने लिए बोला पहली बार। कि फिर मेरे को एकदम से लगा नहीं यार, मैं अगर पापा के साथ गया तो फिर मेरी ज़िंदगी पापा जैसी हो जाएगी। तो मैंने 12th जब कर ली थी, तो फिर मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं काम पे नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो, मैं घर नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैंने अपने गुरुजी से बात करी कि ऐसी सी बात है। तो गुरुजी मेरे बहुत इम्प्रेस थे मेरे से, मैं बहुत मेहनत करता था। तो उन्होंने बोला तू ऐसा कर, तू मेरे साथ रह, तेरा खाना पीना कपड़े लत्ते जो भी है तेरी ज़िंदगी का, वो हम सब सॉर्ट करेंगे, तू बस आर्ट सीख। तो वो मेरे घर पे आए, मेरी मम्मी से बात किया, उनको समझाया कि हम लोग भी इतना कमाते हैं और इसमें भी अच्छा वो है। तो फिर मेरी मम्मी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उनको अपनी हालत पता थी। तो उन्हें लगा चलो ये लेके जा रहे हैं, सारा यही देखेंगे, चलो कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर पापा हैं ही, पापा के साथ जॉब पे जाओ, लकड़ी का काम करो। तो वो मेरे को लेके गए अपने साथ, फिर उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा, सिखाया वॉल आर्ट। पहली बार देखा मैंने कि वॉल पे पेंटिंग होती है, तो वो मेरे को हर जगह अपने साथ लेके जाते थे। तो जब उनके साथ रहना शुरू किया आप, तब आपने ये वॉल आर्ट और इन सब पे स्ट्रीट आर्ट वगैरह पे काम शुरू किया? स्ट्रीट आर्ट मैंने उनसे नहीं पता था मुझे क्या है स्ट्रीट आर्ट, बट मेरे को ये था कि हाँ वॉल पे मैंने एक बार वो ना बार्स डिज़ाइन करते थे, रेस्टोरेंट कैफ़ेज़, और उसमें अंदर पेंटिंग करते थे। तो एक ऐसी भी वॉल आर्ट होती है जो मतलब इंडोर हो रही है, डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है और वो चीज़ बना रहे हैं, तो वो करते थे। तो उनके साथ मैं जाता था, तो मेरे को इतना ही पता था कि ऐसे कैफ़े में आर्ट होती है और ऐसा सा काम होता है। तो किसी वजह से मेरे गुरुजी थोड़े टाइम के लिए कहीं चले गए, तो मैं काफ़ी अकेला हो गया फिर उस टाइम पे। और जब मैं घर से गया था तो मैंने अपने घर पे बोला था कि मैं एक फेज़ था ये वाला जिससे मैं स्ट्रीट आर्ट में आया। तो स्ट्रीट आर्ट में मैं कैसे आया था कि मेरी बहन थी 2, अच्छा, मतलब अभी भी हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं जब निकला था घर से, तो मैंने अपने माँ बाप को बोला था कि मम्मी मैं जब भी आऊँगा ना वापस अब, तो मैं इन दोनों की शादी के पैसे लेके आऊँगा, तो आप टेंशन मत लेना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो एक दिन ऐसा आया, मतलब 7 साल हो गए मेरे को करते करते भैया के साथ। तो कुछ ऐसा हुआ, तो उनकी एक फ्रेंड थी, नुपुर नाम था उनका, तो उनको मैं माते बोलता हूँ। तो जब मैं घर से निकला था पहली बार, तो मतलब मैं ऐसा था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्रेड पे जैम लगा के खाते हैं, ये है क्या। तो मतलब मैं ऐसा बच्चा था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था दुनिया के बारे में। तो उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया ज़िंदगी में, कैसे बैठते हैं, कैसे रेस्टोरेंट जाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो मैं उनको माँ की तरह ही मानता हूँ। तो वो दोनों स्टूडियो चलाते थे, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उनकी ना अलग हो गए वो लोग। तो जब वो अलग हुए तो मैं अकेला हो गया। अब भूपी भैया चले गए, वो भी चली गई, अब मैं अकेला हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अब मैं घर पे जाऊँगा तो मैं क्या लेके जाऊँगा, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। और मेरी बहन की शादी भी होने वाली थी उस बीच में, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं खाली हाथ घर जाऊँगा, क्या बोलूँगा मैं। जब वो उनको तो पूरा मेरे से था, क्योंकि मेरे भैया ने भी मेरे मम्मी पापा को बोला था कि हम लोग मदद करेंगे आपकी, आप टेंशन मत लो, जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा ये तो चले ही गए,
और भूपी भैया ने अपना, उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दोनों को आपस में, वो भी काफ़ी स्ट्रेस थे शायद, इस वजह से वो चले गए। और तो मैं बहुत अकेला फील कर रहा था उस टाइम, मेरे साथ कोई भी नहीं था। और मैं ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इशारे पता था कि ये कर दो तो कर दिया, वो कर दो तो कर दिया, तो ऐसा चलता था। तो फिर बहुत समय बाद मैंने जब सोचा कि यार मैं क्या करूँ, तो जो जिस स्टूडियो में हम रहते थे उस स्टूडियो में मुझे छोड़कर गए थे। अब उसका रेंट लेने ना मालिक मेरे पास आया। ओके। अब वो लोग तो थे नहीं, मैं वहाँ पर था, और वो मेरे को सुनाने लग गया कि मेरे को रेंट चाहिए ये वो। तो अब मैं किससे बात करूँ, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने सिम चेंज कर लिया था अपना। अच्छा। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि करूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। बहुत अच्छा। तो और नहीं किया तो आज मैं बैठ के करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बात कर पा रहा तो हूँ। ये बहुतों के लिए बात भी है कि कभी भी ऐसा मौका आए तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि आगे रास्ता बहुत कुछ होता है। हाँ। तो ये वॉल आर्ट के बाद से ये जो स्ट्रीट आर्ट जो आपने शुरू किया, इसके ज़रिए आप बहुतों को बहुत कुछ अवेयर करा सकते, सिखा सकते, ये ख्याल कब आया और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो मैं मुंबई गया। अच्छा। मैंने फिल्मों में देखा था कि भाई मुंबई में तो लोग कुछ बन जाते हैं और वहाँ से लोग आते हैं शहर से, तो ऐसा मतलब गोविंदा गोविंदा की मूवीज़ में मैंने देखा था ये सब कि लोग शहर जाते हैं और कमा के आते हैं। तो मेरे को लगा मैं मुंबई जाता हूँ। तो वहाँ पर ऋषि करके एक भैया थे जो भूपी भैया के क्लाइंट थे। अच्छा। तो वो लोग मुंबई के थे, तो वो हमेशा हमें ना प्रोजेक्ट्स दिया करते थे जब भी दिल्ली में कोई काम होता था। तो मैं उनके पास गया कि मैं मुंबई में जाके कमाऊंगा पैसे और अपनी बहन की शादी में कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा। और तो मैं मुंबई गया पैसे कमाने के लिए कि अब मैं 1 साल है बहन की शादी का, तो मैं 1 साल में इतना कमा लूँगा मैं। तो मेरे को ऋषि भैया ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर कि उन्होंने मेरे को जॉब दिया। फिर मेरे को उन्होंने मेरे लिए प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू किए कि एक आर्टिस्ट मेरे पास है तो आर्ट के काम उठाते हैं हम, इससे करवाएंगे और इसको सैलरी देंगे। तो ऐसा था, तो मैंने उनके लिए बहुत सारे काम किए। और तो ऋषि भैया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि मतलब जो भी मैं स्ट्रीट आर्ट में गया तो पहली बार मैं वहाँ पर एक कंपनी से मिला जो उनको जिसने प्रोजेक्ट दिया था, विकेट ब्रोस करके नाम है। ओके। तो वो स्ट्रीट आर्ट कंपनी है। ओके। तो वो जब वो पहली बार मैं उनसे मिला, मतलब मेरे को स्ट्रीट आर्ट और इंस्टाग्राम ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ये सब उन्होंने ही सिखाया कि ये क्या होता है। तो मैं एक बार ऐसे ही उनके लिए जॉब करता था ऋषि भैया के लिए। तो मैंने विकेट ब्रोस के लिए एक काम किया था, तो वो काफ़ी खुश हुए कि मैंने अच्छा काम किया और मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था कि मैं एटीट्यूड में नहीं रहता था आर्टिस्ट वाले कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं यही करूँगा, मेरा मूड होगा तो ही करूँगा, तो ये सब मेरे अंदर नहीं था। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू स्ट्रीट आर्ट कर, ऐसे ऐसे होता है इसमें, ये चीज़ें हैं। तो एक बार ऐसे एक इवेंट चल रहा था तो वो ऋषि भैया ने ही कराया था अच्छा। स्ट्रीट आर्ट का। तो उसमें पहली बार मैंने देखा कि ग्रेफिटी आर्टिस्ट आए हुए हैं ओके। और वो लोग बड़ी बड़ी वॉल्स पे पेंटिंग बना रहे हैं और स्प्रे कैन से बना रहे हैं। और मतलब मैंने बोला यार ये क्या नई चीज़ है। और मैं वहाँ पर उनको मैनेज कर रहा हूँ, जबकि आर्टिस्ट मैं भी हूँ बट मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर देखा कि यार ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया मेरे को। अच्छा। और इग्नोर कर दिया। तो वहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी थी और वो मैं बहुत टाइम से देखता भी हूँ कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आई हुई थी, लड़के भी थे। तो वहाँ एक लड़की थी, शायद वो बेंगलोर से नई नई आई थी। तो वो और मैं एक साथ ही गए उनसे बात करने आर्टिस्टों से। उन्होंने मेरे को भगा दिया लेकिन लड़की को नहीं भगाया। नहीं भगाया। उसको सिखाने के लिए रेडी हो गए, उनको बोला कि आप आना हमारे ग्रुप ज्वाइन करो, ये करो, और मेरे को इग्नोर कर दिया पूरा। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये बात सही है यार, ये कैसे, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो करता भी हूँ, वो तो करती भी नहीं है। तो ये चीज़ मैंने देखा। फिर मैंने विकेट ब्रोस से बात करी तो उन्होंने बोला देख ये स्ट्रीट आर्ट होती है, इसमें ये चीज़ होती है, बड़े स्केल पे काम होता है। तो मतलब स्ट्रीट आर्ट, और मेरा ना ऐसा मन था कि मैं अपने आर्ट के थ्रू ना, मतलब जो मेरी चीज़ें हैं, जो मैं बोलना चाहता हूँ या जो भी मेरे को लगता है सोसाइटी में देखकर, तो मैं उसको कैसे लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें देख देख के ही यहाँ तक पहुँचा था। तो मेरे को फिर वो ऐसा मीडियम लगा कि जिससे हम ना उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचा सकते हैं जो आर्ट भी नहीं जानते क्या होती है। करेक्ट। तो गैलरी जो होती है, गैलरी का ना एक
बाउंड्री होती है कि गैलरी वही लोग जाते हैं जिनको आर्ट की नॉलेज है या जो बायर हैं वही लोग देख पाते हैं, और उसके बाद जो आम जनता है मतलब जिनको मेन ज़रूरत है चीज़ों को जानने की, उन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है, आर्ट के थ्रू भी नहीं पहुंच रहा है किसी। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये करना है, मेरे को ना मेरे को पैसे नहीं कमाने सिर्फ, मेरे को ना मतलब अपनी, अगर मेरे को आर्ट मिली है तो मेरे को शेयर करना है लोगों से, और जो भी चीज़ें मेरे को लगती हैं कि मुझे ये बोलना है तो मैं अपने आर्ट के थ्रू उन लोगों तक पहुंचाऊं कि जैसे अगर मैं स्ट्रीट पे पेंट कर रहा हूँ तो वहाँ हर तरह का इंसान आता है, अमीर हो गरीब हो जैसे भी लोग हैं, वो हर लोग स्ट्रीट पे ट्रैवल करते हैं तो वो देखते हैं तो उनको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। और एक ये ऐसी मीडियम है ना कि ये विजुलाइज कराता है चीज़ों को, कि देखकर लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये इसकी कोई भाषा नहीं है, भाषा करेक्ट, हम ऐसे ही जुड़ सकते हैं अपने आर्ट से बिना किसी भाषा के। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ मेरे को करनी है और यही मेरे लिए सही है, तो मैंने तब फिर वो स्ट्रीट आर्ट स्टार्ट करी थी कि मेरे को स्ट्रीट आर्ट करना है। ये किस साल की बात होगी? ये होगी 2000, आज से 6 साल पहले, शायद 2020 या 19 की बात है। कोविड के पहले? हाँ, कोविड के पहले जैसे। ओके। तो तब मेरे को लगा कि मेरे को स्ट्रीट आर्ट करना है। सो कोविड के पहले जब स्ट्रीट आर्ट शुरू किया, देन बीच में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर आपका वो ऑब्वियसली कोविड में रास्ते पे निकलना, इंटरैक्ट करना कुछ महीनों तक रेस्ट्रिक्ट था, एंड इवन खुलने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत हद तक लोग अपने आप को कन्फाइंड ही रखते थे। तो उस कुछ वक्त में कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये शायद अब इसका फ्यूचर नहीं है, कुछ और कर लें, कुछ और देख लें? नहीं मतलब क्या करेंगे? मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मेरे को आर्ट छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने स्ट्रीट आर्ट शुरू करने के बाद भी फेस करी, और लॉकडाउन तो मतलब ऐसा था कि मेरे को टाइम मिला सोचने का कि मैं आर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं आर्ट से ऐसा क्या करूँ कि लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं देख रहा था कि उस टाइम पे सभी लोग मदद कर रहे थे एक दूसरे की, जो जैसे भी कर सकता है। तो मेरे को लगा यार मुझे भी हेल्प करने का बहुत शौक है, बट मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट फिर मेरे को सोचने का टाइम मिला, तो उस बीच में मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा जो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहला, जिससे मतलब मैंने लोगों के लिए कुछ शुरू किया। पहला कॉन्सेप्ट था मेरा वो ये था कि जो हिप हॉप कल्चर को लेकर, जैसे रैपर्स हैं, तो मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला था जो बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, रैप करना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि ये बेकार चीज़ें हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू करी कि स्प्रेड हिप हॉप कल्चर। तो वो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने फेमस जितने भी रैपर्स हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए स्लम्स एरिया में जाके। कि जब मैंने उनके पोर्ट्रेट बनाए तो कोई भी आता था तो मैं पूछता था ये कौन है। तो जैसे मैंने बनाया, बादशाह बनाया, तो लोग बोल रहे तो बादशाह है। मैंने कहा आप इसको जानते हो? कैसे जानते हो? ये तो गाने गाता है और ये रैप करता है। तो मैंने कहा जब ये रैप कर रहा है तो आप जानते हो उसको, इसको पूरी दुनिया जानती है सिर्फ एक रैप के थ्रू। और जब आपका बच्चा ये करना चाह रहा है तो आप उसको रोकते हो। वो भी तो ये कर सकता है ना ज़िंदगी में, वो भी कुछ कर सकता है अगर वो ऐसा रैप करे। तो मतलब ऐसे करके थोड़ा मैं लोगों को समझाता था, जितने लोग आते थे उन लोगों को समझाता था। तो ऐसे करके मैंने एक सीरीज़ शुरू करी स्प्रेड हिप हॉप करके। तो मैंने बहुत सारे फेमस आर्टिस्टों के बनाए, बोहेमिया, ये सारे एमी बंटाए, और इन लोगों ने मुझे बहुत वो भी किया, मतलब अपने पेज पे शेयर किया मेरे पेंटिंग बनाई हुई, और वो लोग मेरे से मिले भी, कई आर्टिस्टों में मिला भी हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले शुरू किया था कि मतलब एक नज़रिया चेंज करना है कि तुम उस बंदे को देख के खुश तो होते हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा वही चीज़ कर रहा है तो तुम उसको रोक रहे हो, राइट, कि क्यों रोक रहे हो। तो मतलब पहला मैंने ये स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। मैंने मतलब, और लॉकडाउन में तो मैं ऐसी जगह था जहाँ तो ना मेरे पास कलर थे ना कुछ थे, तो मैंने नील से आर्ट करी है, जो कपड़ों में नील करते हैं उससे, और झाड़ू की सीख से, जो भी मुझे मिल जाता तो मैं उससे आर्ट करता था। तो बस आर्ट करना बंद नहीं करना हाँ, था, बंद नहीं वो करना एक था। हाँ, वेरी गुड। तो फिर अभी जैसे मनमोह जी, आप जो कर रहे हैं अपने आर्ट के थ्रू, आप एग्जैक्टली किस कैटेगरी ऑफ पीपल को, बच्चों को या जो भी उनको अप्रोच करते हैं, और किस तरीके से आप अपने ये स्प्रेड कर रहे हैं?
मेरा जो मतलब मेन जो है ना, मुझे ना बच्चों से बहुत लगाव है। ओके। तो मेरा ज़्यादातर चीज़ें ना मैं बच्चों से ही रिलेटेड करता हूँ। और जैसे कि अभी मेरा जो रिसेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है कि ड्रीम कम ट्रू। ओके। जो मैंने टी शर्ट भी पहनी है ये मेरे ही आर्ट वर्क है। वेरी नाइस। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें है ड्रीम डू कम ट्रू। ओह, दैट्स ग्रेट। और इसके ये ऐसा यू कॉन्सेप्ट आर द है। बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। यस। कि जब एक बार ड्रीम देखा, सिर्फ वो भूपी भैया को इतने लोग प्यार क्यों कर रहे हैं, वो इतना स्टार कैसे बने हुए हैं, एंड इन दैट वे। या बोलिए। तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि ड्रीम कम ट्रू, जिसमें कि बच्चे जो सपने देखते हैं उन सपनों को मेरे को बनाना है राइट। अब। और सबसे पहला मैंने सोचा कि डिसेबल चाइल्ड जो होते हैं, स्पेशल चाइल्ड जो भी होते हैं, तो उनको लोग बहुत डीमोटिवेट करते हैं। ओके। उनके घर से लेकर मैंने देखा है कि घर में भी उन पे कम ध्यान देके और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, बट कहीं ना कहीं वो सोचते हैं हाँ कि नहीं ये उतना नहीं कर पाएगा जितना वो कर पाएगा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि मैं उन बच्चों से मिलूँगा और उनके बारे में जानूँगा और उनसे बात करके, और जो वो बनना चाहते हैं ओके। तो उनको उसी कैरेक्टर में मैं वॉल पे पेंट करूँगा। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। तो मैंने पेंट किया। पहले मैं एक बच्चे से मिला, चिराग नाम के बच्चे से। ओके। तो वो बच्चा था, मतलब उसको ऐसा स्पेस में जाना था, मतलब क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। बस ये है कि लोग उनको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बात डिपेंड करती है कि कैसे कर रहे हैं। तो अब उन बच्चों को तो पूरा सपोर्ट चाहिए। हम जैसे तो चलो हम तो ठीक थे, हम निकल गए और कुछ भी करा, पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ना इस बच्चे का पेंट करना है और इसको मैं स्पेस में लेके जाऊंगा अपने आर्ट के थ्रू। मैं पैसों से तो नहीं ले जा सकता और ना ही पढ़ाकर उसको, जस्ट एक विजुअल एक्सपीरियंस उसको देना चाहिए। हाँ मुझे ना उसको एक मैं ये कर सकता हूँ कि विजुअली उसको उस जगह पे पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने उस बच्चे का फ़ोटो लिया और एक वॉल पर उसको बनाया कि वो स्पेस में है। ओह लवली। और उसने फिर जब उसको दिखाया तो वो काफ़ी खुश हुआ और मतलब लगा कि उसने कुछ देखा और उसको उसके लिए किसी ने कुछ किया, वो ऐसा कुछ कर सकता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मोटिवेट हो सकता है कोई इस चीज़ से। एग्जैक्टली। तो मैंने ऐसे कई सारे पोर्ट्रेट्स बनाए। सो दैट मस्ट बी अ मोमेंट फॉर दैट चाइल्ड। हाँ। उसकी लाइफ का एक वो मोमेंट रहा होगा जब उसने अपने सपने को अपने सामने हाँ, अपने सपने को उसने विजुअली देखा कि हाँ वो ऐसा है, उस जगह पर है। और फिर मैंने उसमें कैप्शंस में डाला कि आप सपोर्ट करो। और मतलब इसके पीछे एक और है कि मेरे को जैसे इतने लोग तो फॉलो नहीं करते हैं, मतलब बहुत फेमस नहीं हूँ मैं, बट मैं सोचता हूँ कि जितने भी लोग फॉलो करते हैं उसमें से कोई भी एक ऐसा इंसान निकल जाए जो इन बच्चों की मदद कर सके। प्लीज़ एकदम मनमौजी की बात को सुनिए और ज़रूर आप लोग इनको फॉलो कीजिए, सो दैट मनमौजी के ज़रिए आप उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिनकी सपने को मनमौजी पूरा कर रहे हैं। बोलिए। तो मतलब मेरे को लगा कि अगर मेरी एक रील अगर 5000 लोग भी देखते हैं, अगर उस 5000 लोगों में से एक भी एक ऐसा इंसान है, क्योंकि आजकल लोग बहुत अच्छे भी हैं जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं पर उनको मिल नहीं रहा। एकदम करते हैं। तो लोग NGOs में पैसा दे देते हैं, NGO वाले किसी की कर रहे हैं किसी की नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली वो लोग उन लोगों से मिलें और बात करें और उनके लिए कुछ करें। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो नहीं हुआ बट मैंने कोशिश करी है। तो मैं मतलब फिर मैंने और बच्चों के बनाए पोर्ट्रेट्स। तो एक बच्चे का मैंने बनाया जो मतलब वो तुतलाता है बोलने में। अच्छा। और वो मतलब ये सारे बच्चे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं या कैसे, कहाँ से ये बच्चे मैं इसको मेरे को स्कूल में मिलते हैं। मैं तो किस तरह के स्कूल में आप जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स में मेनली। सो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं कि पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे के लिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ मतलब गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली तो ऐसा ही होता है। और मैंने जो बात करी है उनके टीचर्स से तो वो यही कहते हैं कि मतलब अब जैसे मेरे भी कोई बच्चे हैं, अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं उन 2 पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ उससे छोड़कर कि मतलब मैं इस पे लगा देता हूँ। तो मैं इस पे कम लगा रहा हूँ। तो उसके कम लगाने की वजह से एक तो वो वैसे ही इतना डीमोटिवेट हो रहा है स्कूल में, गलियों में, घर में, और फिर ऊपर से अटेंशन उतना नहीं रहता। हाँ अटेंशन नहीं रहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स है ना उनको
मेरे पास वो टैलेंट मुझे गॉड ने दिया है कि मैं वो उनको एहसास करा सकता हूँ उस चीज़ को, और मैं लोगों तक पहुँचा सकता हूँ उनकी आवाज़। तो वही मतलब स्ट्रीट आर्ट, मेरी जो आर्ट है वो एक आवाज़ है। तो मेरा टैगलाइन भी है वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स, ओके, मनमौजी वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स वॉइस ऑफ करके। द स्ट्रीट। तो मैंने बनाया उस बच्चे को, उसको सिंगर बनना है। ओके, मतलब वो तुतलाता है लेकिन उसको बनना सिंगर है। तो मैंने उसको, उससे मैंने उससे बात करी कि आप, तो उसने मेरे को गाना सुनाया। और फिर उसके बाद हमने, मतलब मेरा क्रू है पूरा जिसमें रवि है, अनुराग है और त्रिदेव है, धोनी है। तो ऐसे हम 4-5 लोगों का ग्रुप है। ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो मेरे से सीखने आए थे। तो मैंने उनको सिखाता था, सीखते सीखते वो इतना सीख गए कि अब मेरे साथ काम करते वेरी हैं। गुड। तो जो भी मैं आज कर रहा हूँ वो लोग, मतलब उन लोगों के साथ मिलके ही कर पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अकेला मैं उतना नहीं कर पाता जितना उनके साथ कर पाता हूँ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने उसका पेंटिंग बनाया कि वो ना टीवी बनाया हमने बहुत बड़ा, ओके, और वो टीवी में सिंगिंग कर रहा है लिटिल चैम्प्स में। सो स्वीट। क्या उम्र है उस बच्चे की? उस बच्चे की उम्र होगी मतलब 13 साल। क्या बात है। तो हमने पूरा टीवी बनाया था, हमारे इंस्टाग्राम पे है वो रील है पूरा। तो टीवी पे एक लिटिल चैम्प्स जो आता है सिंगिंग का कॉन्टेस्ट, राइट। उसमें वो सिंगिंग कर रहा है। ओके, तो मैंने उसको पूछा कि आप टीवी पे गाना चाहते हो? तो उसने बोला हाँ। तो जब हमने उसको दिखाया, वो जब बना, तो वो उसको टच कर करके देख रहा है। और मतलब उसके जो एक्सप्रेशन थे, उसके जो फीलिंग थी ना, मतलब मेरे को इतना खुशी हो रही थी कि हम लोग इतना खुश हो रहे थे कि हमने उसको खुश कर दिया। मतलब वो बार बार थैंक्स बोल रहा है बार बार, और पूरे स्कूल में वो हीरो बन गया एक तरह से, क्योंकि उसका फोटो हमने दीवार पे बना दिया। किसी का फोटो दीवार पे होना वो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो पूरा स्कूल बोल रहा है तो वो बच्चा है, ये तो वो है, ये तो वो है। अक्षत नाम है उस बच्चे का। ओके, तो ये तो अक्षत है, ये तो अक्षत है। फिर हमने पूरा उसको बुलाया उसके आगे, टीवी के आगे, जिस जहाँ उसका म्यूरल था। फिर उसको हमने उससे गाना गवाया वहाँ पर माइक पे, बच्चों को इकट्ठा करके, और फिर सब बच्चों ने अप्रिशिएट करवाया कि तालियां बजाओ। तो हमने ऐसे करके वो पूरा म्यूरल किया, उसके लिए वो मोमेंट क्रिएट किया। उसमें मूवमेंट क्रिएट किया हमने। वेरी ट्रू, वेरी। फिर उसको हमने सोचा कि वीडियो डालते हैं, डाला हमने वीडियो। कुछ हुआ नहीं, बट हम रुक नहीं रहे, हम करे जा रहे कंटिन्यू। हमने काफ़ी आर्ट किए। रोड पे बच्चे जो सर्कस दिखाते हैं, उस बच्चे का पोर्ट्रेट किया था मैंने। ओके, उससे बात करके उसको पूछा तो वो बोल रहा है मुझे पढ़ना था पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो एक बार मतलब ऐसा भी है कि हम ये काम कर रहे हैं, उसमें लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे को एक बंदे का मैसेज आता है कि भाई ये बच्चों के लिए कुछ मत करो, ये ना जानबूझ के ऐसे हैं। तो मैंने कहा मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लगा। ऐसा तो हाँ, मैंने उससे पूछा कि क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? तो वो कह रहे कि अरे ये लोग नशे के लिए पैसे लेते हैं, और जो कि मेंटालिटी बहुत है, और करते भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करते ऐसा हैं। किया होगा, उसकी एक्सपीरियंस हाँ, वैसी रही होगी। तो मैंने बोला कभी तूने, मतलब मैंने उससे पूछा कभी तुमने बात करी है इन बच्चों से जाकर आज तक कि वो क्यों ऐसी जगह पे हैं? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर तुम हर बच्चे को वैसे नहीं बोल सकते ना। मैंने जिस बच्चे का बनाया मैंने उससे बात करी है। कह रहा भाई स्कूल फ्री में है सारे, ओके, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे। तो फिर मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा स्कूल फ्री में है, मेरा भी स्कूल फ्री में ही था, लेकिन किताबें, कॉपियाँ, आना जाना, और जिस बच्चे का मैंने बनाया उस बच्चे का घर ही नहीं है। वो अपने बुक्स रखेगा कहाँ पर, बैग रखेगा कहाँ पर, उसकी मम्मी नहीं है। करेक्ट। तो वो क्या करेगा? मैंने कहा तुम ऐसे डीमोटिवेट मत करो कि हर बच्चा वैसा है, पहले बात करो, उस जगह पर जाकर देखो। मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस पर रिसर्च करी है, उससे बात करी है। तब मैंने, तो उसको पढ़ना था, तो मैंने स्कूल में ही उसका बनाया था पोर्ट्रेट कि वो ढोलक बजा रहा है और ढोलक पे लिखा हुआ है कि मुझे पढ़ना है। तो वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही बनाया था। वेरी नाइस, तो ऐसे मेरा अभी रिसेंट जो वो चल रहा है वो यही चल रहा है, मतलब वेरी नाइस। कि मेरे को इस पे सो इस तरीके से जो डिजेबल्ड बच्चे हैं मेनली, मनमौजी आप डिजेबल्ड क्या, व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव कि आप उन सभी हर वो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए काम करें जहाँ पे आपको लगता है कि उनको किसी तरह का सपोर्ट या हेल्प मिलना चाहिए, है ना। सो उनकी आवाज़, एक्चुअली आप उनकी आवाज़ है, हाँ जी, है ना। सो जो वो ना नहीं बता पा रहे, वो आप अपने ज़रिए उन बच्चों की बात को लेकर के आ रहे हैं, अपने आर्ट के थ्रू बता रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने उन बच्चों की ज़रूरत को रखा और कभी किसी ने आगे बढ़ के आपकी मदद की या? हाँ, मतलब मेरा एक एनजीओ है, अच्छा, उम्मीद फाउंडेशन करके। ओके। तो मैं उनसे आप पहले फाउंडर हैं?
आप इस एनजीओ के फाउंडर हैं? नहीं नहीं, अच्छा, वो किसी और का एनजीओ है। ओके ओके। तो वो लोग से मैं पहली बार मिला था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि पेंट करते हैं साथ में, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, कुछ पेंटिंग करो। तो वो लोग वॉल आर्ट ड्राइव और क्लीननेस ड्राइव करते थे। ओके तो जब मैं उनसे मिला तो मेरे को एक स्ट्रीट आर्ट में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है परमिशंस। ओके। हमें परमिशंस नहीं मिलती दीवारों पे पेंट करने की, और अपने इंडिया में लीगल भी नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट वॉल या किसी की वॉल पे पेंट कर सकते हैं। तो मेरे को एक सपोर्ट चाहिए था कि मुझे परमिशंस कैसे मिलेंगी। और मैं ना थोड़ा बात करने में घबराता हूँ लोगों से, मैं बात नहीं कर पाता जाके खुद से। और तो मेरे को ऐसा लगता था कोई सपोर्ट करे, तो मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे बात करी। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट उनको बताया कि मुझे ऐसा कुछ करना है और मुझे ना परमिशन चाहिए, और मुझे स्कूल्स में जाना है, और मुझे वहाँ के बच्चों से बात करनी है, और वहाँ के बच्चों को बताना है कि आर्ट के जो बच्चे हैं वो भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। करेक्ट। तो मैंने उनसे जब बात करी तो उन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया अच्छा। परमिशंस लाने में, बच्चों से बात कराने में, और मतलब जो भी चीज़ें होती थी वो सारी सॉर्ट करके देते थे। मुझे जाना होता था, इंटरव्यू लेना था और पढ़ना, उनसे बात करनी और पेंटिंग बनानी होती है। तो मतलब उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो अपने पेज से भी शेयर करते हैं कि हम कुछ बनाते हैं तो हो सकता है किसी एनजीओ तक जाए और कोई कुछ करे। तो एक बार ऐसा हुआ भी था कि शायद कोई तो एनजीओ, कुछ तो एक कंपनी थी, उसने बोला था कि हम एक बच्चे की ज़िंदगी पूरे अपने ऊपर ले सकते हैं, कि हम इसके कर सकते हैं। तो अभी उसका कुछ फिर आया नहीं बाद में फॉलो कुछ। अप करना पड़ेगा। हाँ, फॉलो अप किया था बीच में, बट वो कंपनी ने बोला हम आपको बाद में बताएंगे क्या है। तो आप अभी काम किस टेरिटरी में कर रहे हैं हमारी कंट्री में? मैं समझा नहीं। कहाँ पे आप काम करते हैं अभी? आपका जो वो स्ट्रीट आर्ट जो है वो मेनली आप किस जगह पे कर रहे हैं? जैसे मैं तो दिल्ली बेस्ड हूँ, तो मैं जो कॉन्सेप्ट्स वाली जो आर्ट होती है इसका कोई पैसा नहीं देता, ओके। ये तो फ्री होती है। आप ओपन हैं पैन इंडिया, यदि कोई आपको बुलाए, या डेफिनेटली आपकी जो रेम्यूनरेशन है वो देते हुए यदि आपसे कोई काम करने का कोई आपसे वो हाँ करे, तो मतलब यू आर मैं, ओपन टू दैट? हाँ मैं तो मतलब वैसे तो मैं पूरे इंडिया में बहुत पेंटिंग कर चुका हूँ, बहुत शहरों में, बहुत सिटीज़ में। वो आप खुद से या ये किसी क्लाइंट के थ्रू मेरे पास क्लाइंट? काम आते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जिससे मैं पैसे कमाता हूँ। ओके। तो वो सारे मैंने बहुत सारे किए हैं। और कभी एनजीओ से अगर मुझे कोई काम आता है कि हम किसी की सपोर्ट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं पैसे नहीं लेता उनसे। ओके। अगर वो मुझे कुछ देते हैं अपनी तरफ से तो बात ठीक है, नहीं तो मैं फ्री में काम करता हूँ। हमारी पूरी टीम फ्री में काम करती है उनके लिए। ओके। तो अभी भी हम जो भी काम करते हैं वो फ्री में। और जब जो हम कलर्स लाते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स में कलर्स बचते हैं, तो जब हम खाली रहते हैं, हम पे प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि हम हमेशा काम मिलता है हमें हमेशा काम नहीं मिलता। तो जो बीच का जो टाइम होता है जिस टाइम पे हमें काम नहीं होता, तो हम फिर ये सारे काम करते हैं कि किसी का ड्रीम बना दिया, किसी के घर में कोई नहीं पेंट करा पा रहा, उसके घर पे पेंट कर दिया जाके। ओके। तो ऐसी चीज़ें। तो अभी हमने दिवाली पे सोचा था कि इस बार हम दिवाली पे सबको उनका कलरफुल घर गिफ्ट करेंगे मिठाई की जगह। ओके। जो लोग अपना घर नहीं पेंट करा पाते हैं, तो हम उनके घर जाएंगे दिवाली पे और सबका घर पेंट करेंगे। तो इस बार मिठाई की जगह हम कलर बांटेंगे लोगों को। क्या बात है, लोगों की जिंदगी में रंग हाँ भरेंगे। हाँ, ऐसा मत। तो हम लोग ऐसे खाली रहते तो हम लोग डीमोटिवेट नहीं होते कि हमारे पास काम नहीं है और हम पे कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पा मतलब कुछ रहे। ऐसे न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोग हमेशा काम करते रहते हैं हम लोग। और आज तक हमने कोई ऐड नहीं किया अपना, कुछ पैसा नहीं भरा कहीं अच्छे पर, काम के लेकिन लिए ऐड की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और आज लोगों तक मेरे क्यों पास नहीं इतने पहुंचे? प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, Very कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं, और हम बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, वेरी नाइस। बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे नहीं कमा रहे, और लोग हमें अच्छे पैसे देते हैं क्योंकि हम काम अच्छा करते हैं। अच्छा कर रहे हैं। हमारी क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। वेरी नाइस। तो ऐसा चलता है। तो मैं मतलब दिल्ली बेस्ड हूँ, तो हम ज़्यादातर दिल्ली में ही करते हैं। बाहर बाहर जाने के से लिए कहीं से आता है कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप जाते हाँ, हम फिर जाते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं। तो अभी मैं बैंगलोर से ही आया हूँ, परसों ही बैंगलोर से आया हूँ। ओके। तो बैंगलोर से पहले मुंबई में था, फिर कोलकाता में था। तो हमारा ऐसे चलता रहता है कहीं ना कहीं सारे काम। सो आपकी जर्नी, आपकी बातों को सुन के ये लगा मनमोह जी, आपने जो भी सीखा अपनी लाइफ में, उससे आपकी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सको। और बच्चों को बिकॉज़ आपको बच्चे पसंद हैं, इसलिए आपकी कोशिश रहती है कि आप बच्चों तक कितनी उनको मदद, उनकी ज़िंदगी में रंग कितना भर सको। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। एंड उम्मीद है कि जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी
तो शायद और भी आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए और लोग आपको जानें, आप तक पहुँचें और आप बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ वॉल पर नहीं, उनकी ज़िंदगी में भी रंग भरें। सो बहुत 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 अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मनोज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।